पहचानती, जो पब्लिक अपने सही प्रतिनिधि को नहीं पहचानती, जो उसके दुख दर्द का साथी है, जो उनका हमदर्द है, उनको ताकत देने के बजाय जाति, पार्टी, धर्म, मजहब पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वो भाड़ में जाए, वो मर जाए, वो मिट जाए, उसको अधिकार नहीं है किसी प्रतिनिधि को गाली देने का। इसलिए मैं परिहार सोनबरसा क्षेत्र की पब्लिक को इसके लिए जवाबदेह मानता हूं, जिन्होंने हमेशा सड़े गले हुए लोगों को, गधा को, घोड़ा को, बत्तख को, घोड़गद्दल को हमेशा विधानसभा भेजने का काम किया, जो उनके लिए किसी काम का नहीं है। और जब काम की बारी आती है, जब वो आंसू बहाते हैं, तो मुझे हंसी आती है। मैं हमेशा कहता हूं, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, हड़ बहे से खड़ खाए, बकरी खाए अचार। जो आपके लिए जिंदगी लगा दिया, जिसने सारी जवानी आपके लिए लुटा दिया, आपको जब छींक होता है तो जिसको चौथैया मार देता है, उस नेता को आपने भुला दिया। और जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर बिलाई को आपने दूध का रखवार बना दिया, जिसकी पृष्ठभूमि दलाली की ही है। जो दलाली की रोटी से जिंदगी भर कुर्ता पाजामा चमकाया, वो आपका एमएलए एमपी होगा, तो फिर ब्लॉक में, अंचल में क्या होगा। इसलिए पत्रकार बंधु, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, इसका मालिक है आम पब्लिक। जहां की जैसी पब्लिक, वहां का वैसा प्रतिनिधि। इसलिए यहां की पब्लिक का स्तर जैसा है, वैसे प्रतिनिधि को वो चुनती रही है। यदि यहां की पब्लिक अपना दिल दिमाग साफ करे, जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के उन्माद से बाहर निकले, तो यहां भी एक काबिल बेटा आपका विधायक, आपका सांसद हो सकता है, जो आपको जहालत से और इस प्रकार का जो गंदा माहौल है, लूट मार का जो माहौल है, सारे कलेक्शन एजेंट, जो कलेक्शन सेंटर है, सीओ, बीडीओ और थाना का जो कार्यालय है, वहां बैठा हुआ है, उनको अंकुश दे सकता है, उसको लगाम दे सकता है और इस जहालत से आपको निकाल सकता है। लेकिन पहला स्टेप यहाँ के समाज को चलना पड़ेगा। हम यही बात समझाने के लिए परिहार सोनबरसा का प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम चला रहे हैं। हर गली, टोला, मोहल्ला, कस्बे में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं, उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं कि देखो सभी दलों में दलदल है। ऊपर वाले लोग या तो उसको वोट देते हैं जो हाथ उठाए उनके लिए, जो गलत सही, रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, ऐसा उसको कैंडिडेट चाहिए, या फिर जेन केन प्रकारेण, या तो गाल परोस करके या माल परोस करके। पटना दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको गाल भी चाहिए, उनको माल भी चाहिए। अपनी बहन बेटी नहीं हो तो गैरों की बहन बेटी भी पहुंचा दो उनको। दुनिया का जितना गंदा तरीका है, उसे कमाया हुआ जो दौलत है, उनके यहां पहुंचा दो, टिकट की गारंटी है। महेंद्र सिंह यादव जैसे लोगों को इसलिए टिकट नहीं दिया जाता कि महेंद्र सिंह यादव रात को रात कहेगा और दिन को दिन कहेगा। दिन को रात कदापि नहीं कर सकता। हम तो बीजेपी से टिकट लिए थे 2005 में। अरुण जेटली, हम जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 20-22 हजार वोट हमको मिला था, तो अरुण जेटली हमारे यहाँ भेजे थे भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह को कि जाइए महेंद्र सिंह यादव से बात कीजिए। महेंद्र सिंह यादव को लड़ाइए अपनी पार्टी से। हम लड़े, हमको सम्मानजनक वोट मिला, हम चुनाव नहीं जीत सके। 2005 का दूसरा इलेक्शन जब आया, 6 महीने बाद मात्र विधानसभा का गठन नहीं हो सका था। याद करिए आप लोग, रामविलास पासवान जी को कुछ ज्यादा ही एमएलए मिल गए थे और उनके बिना सरकार बनने की स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम समर्थन किसी सरकार को नहीं कर सकते हैं। ये उनका एजेंडा था। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, असेंबली डिजॉल्व हो गया संख्या बल के अभाव में, और 6 महीने बाद फिर से नवंबर में दूसरा चुनाव हुआ। उस चुनाव में हमको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। क्यों कैंडिडेट नहीं बनाया गया? मुजौलिया गांव में 7 बेटियां हमारी, बहु बेटियों की इज्जत के जो सौदागर, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे, उनकी भेंट चढ़ गई थी। हमारी 7 बेटियां बिक गई थी हरियाणा के दलालों के हाथ में। आप जाएंगे बेला थाना में, एक जिप्सी सर रही है, देख लीजिएगा, जिप्सी बेला थाना में एक सर रही है। उस जिप्सी में लाल बत्ती सायरन लगा करके हरियाणा के दलाल मुजौलिया गांव में पहुंचे थे। उनका जो एजेंट था उस समय मुखिया था बथुआरा पंचायत का, उसके दरवाजे पर पहुंचा वो दलाल। 4 पुरुष 2 महिला, दिल्ली जीबी रोड की, और 7 लड़कियां खरीदी गई। उनके माँ बाप को उल्टा सीधा समझा करके वो जो एजेंट पहुंचा था लाल बत्ती सायरन टिमटिमाते हुए, बजाते हुए, वो कहा हम हरियाणा सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं, हम गरीबों की बेटी का शादी सरकारी खर्चे से कराते हैं। और मुखिया के समझाने पर उनके पंचायत के, उनके गांव के कुछ लोग 7 बेटियों को दे दिए उस मंत्री के हवाले, तथाकथित मंत्री के हवाले। वो 7 बेटियां जा रही थी हरियाणा। उस गांव के कुछ सभ्य संभ्रांत लोगों ने मुझे सूचना दिया कि देखिए गफलत में डाल के 7 लड़कियों को ले जा रहा है एजेंट लोग, ह्यूमन ट्रैफिकर्स लोग।
मैं पहुंचा, पकड़ा उन लोगों को, मैं डीएम एसपी से बात किया, हमको 8 लाख रुपया का ऑफर हुआ, हमको 8 लाख रुपया का ऑफर हुआ कि आप ले लीजिए और छोड़ दीजिए हम लोगों को। हमने प्रशासन पुलिस को हैंड ओवर किया था उसको, वो जिप्सी, लाल बत्ती सायरन और 4 पुरुष, 2 महिला और 8 मोबाइल हमने हैंड ओवर किया था जिला पुलिस प्रशासन को। क्या हुआ परिणाम? तत्कालीन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के थे सुशील मोदी, उन्होंने हमको फोन किया, महेंद्र जी छोड़ दीजिए लोग बीजेपी के लोग। हमने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि हमारे बहु बेटियों का इज्जत का व्यापारी है ये, हमारी बहु बेटियों को खरीद कर ले जा रहा था बेचने के लिए। हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं। हमसे हॉट टॉक हो गया, काफी तकरार हो गया। हमको उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहना कि नहीं रहना। हमने कहा थू, जिस पार्टी का आपके इतना बड़ा कद का नेता, बिहार का उप मुख्यमंत्री, इन बहन बेटियों के इज्जत का सौदागर जो पकड़ा गया है, उसकी सिफारिश करेगा, उस पार्टी में रहकर मैं क्या करूंगा सुशील मोदी जी? यहां से मेरा रास्ता बदलता है। यदि मैं वसूल से समझौता कर लेता, मैं 8 लाख रुपये ले लेता, मैं सुशील मोदी की बात मान लेता, मैं उन ह्यूमन ट्रैफिकर्स को माफ कर देता, तो मैं भारत सरकार में मंत्री होता। मुझे कहते हैं लोग कि आप यदि बगावत नहीं किए होते तो आज भारत सरकार में आप मंत्री होते। तो वसूल बेच करके, ईमान बेच करके, अपना वजूद बेच करके, अपना स्वाभिमान बेच करके मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना है। पब्लिक के जूता पर पॉलिश चढ़ा करके मुझे एमएलए एमपी बनना है।